और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। अंसल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा और ईडी ने एलडीए से मांगी है अंसल ग्रुप की जानकारी। तो सिंचाई विभाग की जमीन बेचने का आरोप लगा था। ईडी ने एलडीए से दस्तावेज भी मांगे हैं। अंसल ग्रुप पर दर्ज हैं कई मुकदमे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी ईडी ने मांगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, क्या और अपडेट मिल पाई है? अंसल के खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज हो रही हैं और इसी बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है, सोर्सेज से बात कंफर्म की है कि ईडी ने भी एलडीए से अंसल मामले से जुड़े हुए कई दस्तावेज मांगे हैं, जिसमें एक प्रमुख मामला बताया जा रहा है सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करके जो बेचने का मामला है उसके दस्तावेज अंसल ने ईडी ने तलब कर लिए हैं। अब इन दस्तावेजों को ईडी परखेगी और अगर ईडी को लगता है उनके पास जो अधिकार क्षेत्र है मनी लॉन्ड्रिंग के धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का, अगर उस लायक ये मुकदमा ये मामला पाया जाता है तो जाहिर सी बात है अंसल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकता है। उधर अंसल के खिलाफ बीते कुछ दिनों में करीब 35 से 40 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा क्या उन एफआईआर को भी अगर ईडी कोई मामला दर्ज करती है उसमें क्लब किया जाएगा या नहीं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। और नोएडा से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। 15 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट और 3 करोड़ 14 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। आरबीआई के पूर्व अधिकारी रहे हैं बुजुर्ग दंपत्ति। नोएडा सेक्टर 75 में दोनों रहते हैं और डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आ गया है। 15 दिनों तक दोनों को डिजिटल अरेस्ट पर रखा और उसके बाद में 3 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर भी करवा ली। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी कर रहा है। कई सारे ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले नहीं थम रहे। अब एक और नया मामला सामने आया है डिजिटल अरेस्ट का, जहां पर एक दंपत्ति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा, 3 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करवा ली और पुलिस में अब ये मामला आया है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, तमाम स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और मामला सामने आ गया है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये मामला भी जो है नोएडा के सेक्टर 75 का है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को 15 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट किया गया और 3 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी की गई। और जिस तरीके से पूर्व में भी ट्राई के द्वारा फर्जी कॉल किया जाता है और अपने आप को ट्राई का अधिकारी बताया जाता है, फिर यह भी बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और पैसे का गलत दुरुपयोग किया गया है, इस तमाम तरीकों की धमकियां दी जाती है। वीडियो कॉल पर जोड़ा जाता है और उस वीडियो कॉल पर पुलिस वाले पूरी तरीके से पूछताछ करते हैं और अंतिम में पैसा ट्रांसफर कराया जाता है और यह भी कहा जाता है कि पैसा ट्रांसफर कराने के बाद जब उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 15 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट रखा गया और सिर्फ दैनिक कार्यों को और खाना खाने की अनुमति दी गई थी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। और फिरोजाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक मकान का हिस्सा अचानक से भरभरा कर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई और मकान का हिस्सा गिरते ही वहां पर धूल का गुबार फैल गया। धूल की वजह से किसी को भी कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद में एक जर्जर मकान का हिस्सा सड़क पर आ गिरा। जिस वक्त मकान की दीवार गिरी वहां से कई लोग गुजर रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि उनमें किसी को कुछ नहीं हुआ। कुत्ता तो पीछे दब गया।
हरदोई के संडीला में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान से धुआं उठता देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी और कुछ ही मिनटों में दुकान से ऊंची ऊंची लपटें दिखनी शुरू हो गई। दुकान में रखा कबाड़, लकड़ी, प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर राख हो गया और कुशीनगर में भी कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। और कसिया तहसील क्षेत्र में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर झांसी में भी आग लगने की घटना हुई है और सदर बाजार थाना क्षेत्र के बैंक के एटीएम में संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई और बैंक ऑफ इंडिया के बैंक एटीएम में अचानक से ऊंची ऊंची लपटें देखी गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये 3 तस्वीरें, हरदोई, कुशीनगर और साथ ही झांसी की। हाथरस में टैंकर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और इस घटना में गोदाम में भी आग लग गई। हालांकि आग बुझाने की कोशिश में एक युवक भी झुलस गया और आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये गोदाम सपा के पूर्व विधायक के भाई का बताया जा रहा है। आग पर लगभग 1.5 घंटे के बाद में कंट्रोल किया गया। आपको बता दें कि टैंकर गोदाम में ही खड़ा था। ये घटना चंदपा कोतवाली क्षेत्र की है। और झांसी में संदिग्ध हालत में 36 साल की एक महिला की मौत हो गई। महिला का शव उसके बेडरूम में बरामद हुआ है। मृतका के पति और प्रेमी भी बेडरूम में ही मिले और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। मौके से शराब की बोतल और साथ ही आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट का है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। कुशीनगर में रास्ते की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस दिया और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को भेजे नोटिस में मस्जिद को हटाने के लिए 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया। तय समय तक अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मामला गढ़रिया चक चिंतामणि गांव का है, जहां पर रास्ते की जमीन पर करीब 20 साल पहले अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया था। गांव के एक शख्स की शिकायत पर 27 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश पारित हुआ था। अब मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर 8 अप्रैल तक जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। उधर मस्जिद कमेटी का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया गया था, जिसके संबंध में लगातार मैंने शिकायत किया और तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तहसीलदार न्यायालय के द्वारा ये सड़सड़ की कार्रवाई की गई और बेदखली का आदेश जारी किया गया और आज नोटिस चस्पा किया गया है कि 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से ये लोग हटा लें, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। तो क्या लग रहा है बुलडोजर कब चलेगा और कैसे हटेगी? बुलडोजर देखिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अब देखा जाए कि ये लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं या योगी जी का बुलडोजर चलता है। और इसी मस्जिद की शिकायत पे तत्कालीन ग्राम प्रधान के परिवार से धमकी भी मिली थी, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है। अभी बिजनौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक कार ड्राइवर को हेलमेट नहीं पहनने के लिए 1000 रुपए का चालान काट दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर बाइक या स्कूटी की सवारी करने पर हेलमेट ना पहना हो तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। लेकिन क्या कार में सीट बेल्ट के अलावे हेलमेट पहनना भी जरूरी है? बिजनौर से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स का चालान काट दिया और वो भी इसलिए क्योंकि उसने कार में हेलमेट नहीं पहना था। यहाँ एक बाल रोग विशेषज्ञ को ट्रैफिक पुलिस का मैसेज मिला कि हेलमेट न पहनने की वजह से उनकी कार का चालान काटा गया है। इसके लिए 1000 रुपए का चालान कटा है। अब डॉक्टर के मैनेजर भूपेंद्र कार में हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं। ऐसा कल हमारी कार जो हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी, 1:06 पे चालान कटा चांदपुर में। वो कटा किसी मोटरसाइकिल का हेलमेट की वजह से। तो इस वजह से हमारी गाड़ी है, जब आज मैसेज हमारे पास आ गया हमारी गाड़ी का चालान कटा, इस वजह से हम गाड़ी अब हेलमेट पहन के चला रहे हैं।
वहीं डॉक्टर का दावा है कि जिस समय उनका चालान काटा गया उस दिन कार अस्पताल परिसर से बाहर ही नहीं निकली थी। उन्होंने इसका सीसीटीवी फुटेज होने का दावा भी किया। वहीं उनका कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस से संपर्क किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामले को कोर्ट में ले जाने की बात भी की जा रही है। बिजनौर से न्यूज 18 के लिए शिवोम शर्मा की रिपोर्ट। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शाकुंभरी देवी करने की मांग का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक कांग्रेस सांसद की मांग बिल्कुल सही और सटीक है। इससे समाज में सद्भाव, प्यार और मोहब्बत बढ़ाने वाली ये मांग है। सहारनपुर के मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए रेलवे मंत्रालय से मांग की है कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम शाकुंभरी देवी के नाम से रख दिया जाए। उनका ये मांग, उनकी ये डिमांड बहुत बेहतर है और सद्भावना को बढ़ावा देने वाली है। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम शाकुंभरी देवी के नाम से नाम रख दिया जाए, उसका साइन बोर्ड लगा दिया जाए, बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऑर्डर कर दिया जाए। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और साथ ही आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। वहीं एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल एक बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। बिजनेसमैन ने सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन दिया था और इस प्रक्रिया में उनके सामने बाधाएं खड़ी की गई थी और काम कराने के बदले कमीशन मांगी गई थी। शिकायत के बाद में जांच के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। रामनगरी में सीएम योगी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे और रामनवमी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री विकास उद्यमी अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखेंगे। सीएम योगी आज बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। यूपी में कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने यूपी में नई टीम घोषित कर दी है। जिला, शहर, महानगर अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। सभी 75 जिलों में 133 नामों का ऐलान किया गया। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों के नाम की घोषणा करेगी और कांग्रेस की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, जिसके लिए लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा का दौर जारी है। यूपी में अब विधायक के काफिले में लगी सभी गाड़ियों को विधानसभा पास की सुविधा नहीं मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अप्रैल के आखिर तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने के निर्देश दिए और इसके स्थान पर अब रेडियो फ्रीक्वेंसी और साथ ही RFID पास जारी किए जाएंगे और नए नियम के तहत में प्रत्येक विधायक को केवल 2 पास मिलेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में विधायकों के जरिए विधानसभा पास के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब एक विधायक को अधिकतम 2 पास ही जारी किए जाएंगे। ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया है, जिसके तहत अप्रैल के अंत तक पहले से जारी सभी पास निरस्त कर दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में विधायकों द्वारा टोल पर पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा कदम उठाते हुए अप्रैल के अंत तक सभी पुराने विधानसभा पास निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब इनकी जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पास जारी किए जाएंगे, जिससे पास की निगरानी भी हो सकेगी और साथ ही इसके दुरुपयोग पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। जानते हैं विधानसभा पास के क्या क्या फायदे हैं। टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं देना पड़ता। सचिवालय के किसी भी भवन में बिना रोक टोक प्रवेश मिलता है। पब्लिक प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट या अन्य स्थानों पर पार्किंग शुल्क नहीं पड़ता। पुलिस आमतौर पर पास लगी गाड़ियों को नहीं रोकती। विधायकों के लिए अब नए नियम और RFID पास की व्यवस्था की गई है। अब विधायकों को मैनुअल पास की जगह RFID पास जारी किए जाएंगे। ये पास रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित होंगे, जिससे सचिवालय के गेट स्वचालित रूप से खुल जाएंगे। किसी भी विधायक को सिर्फ 2 पास मिलेंगे। अनगिनत पास जारी करने पर रोक लगेगी। टोल पर छूट केवल तभी मिलेगी जब विधायक खुद गाड़ी में मौजूद होंगे। पास का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे दुरुपयोग की संभावना कम होगी। नया पास जारी कराने के लिए पहले के पास को जमा करना होगा। हालांकि कुछ विधायकों ने इस नई व्यवस्था पर आपत्ति जताई है, फिर भी इस बदलाव को पारदर्शिता और व्यवस्था सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विधानसभा पास का मुख्य उद्देश्य विधायकों और उनके सहयोगियों को विधानसभा में प्रवेश देने की सुविधा देना है, लेकिन कई मामलों में इनका दुरुपयोग भी देखा जा रहा था। अब इस नई व्यवस्था से विधायकों के काफिले की गाड़ी पर लगे अतिरिक्त पास हटाए जाएंगे, जिसके बाद अब सरकार पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण मान रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अलीगढ़ पुलिस ने गांजा तस्कर गैंग के 5 शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लगभग 27 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से 3 बाइक, 1 स्कूटी और 1 कार भी बरामद की गई है। थाना अकबराबाद पुलिस ने नानऊ शेखा नहर की पटरी के पास में घेराबंदी करके शातिरों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के आदेशों के अनुपालन के क्रम में थाना अकबराबाद पुलिस और हमारे प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र की कुशल नेतृत्व में थाना अकबराबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कि एक 5 लोगों का गैंग जो अलीगढ़ में अलग अलग जगहों से गांजा लाकर यहाँ बेचकर यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे 5 लोगों को पकड़ के उनके साथ उनसे बरामदगी करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आज उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। हरदोई शराब के नशे में एक शख्स ने दूसरे शख्स की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि लोग तमाशबीन बने देखते रहे, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। आरोपी प्रखर मिश्रा और जितेंद्र दोनों के बीच में शराब पीने के दौरान कहासुनी हुई थी। प्रखर ने जितेंद्र पर लाठी से हमला कर दिया। करीब 20-25 मिनट तक वो उसे लाठी से पीटता रहा और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना हरियावा थाना इलाके की बताई जा रही है। आरोपी प्रखर ने कुछ दिन पहले अपने पिता से भी मारपीट की थी। उसके पिता का लखनऊ के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डंडा मारकर जितेंद्र को घायल कर दिया है। इस सूचना पर थाना हरियावा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जितेंद्र को लेके हॉस्पिटल गई, जहां पर चिकित्सकों द्वारा जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात 100 का पंचायतनामा भरकर वास्ते पोस्टमार्टम भेजा गया। मृतक के परिजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी प्रखर को पुलिस ने हिरासत में लिया। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। हरदोई शहर में नुमाइश चौराहे के नाम से मशहूर चौराहे को अब अटल चौक का रूप दिया गया है। चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंत्री असीम अरुण, मंत्री नितिन अग्रवाल, मंत्री रजनी तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन मौजूद रहे।
आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य, पूरा जनपद हरदोई इस बात से आह्लादित है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न के नाम से हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत ही भव्य मूर्ति लगी है। एक सुंदर चौराहा बनाया गया, पूरे चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है, लाइट लगाई गई है। जिस सोच के साथ, जिस खुली सोच के साथ अटल जी ने काम किया, देश को राह दिखाई, उसकी स्मृति ये चौराहा हमको दिलाएगा। आप देख सकते हैं हम लोग इस टाइम हरदोई के नुवाइश चौराहे पे खड़े हुए हैं। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। किस तरीके से चौराहे को सजाया गया था, किस तरीके से देख सकते हैं लोग अटल जी की प्रतिमा के पास जाकर के फूल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं और चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से पहले इस चौराहे को नुवाइश चौराहा कहा जाता था, आज इस चौराहे का नाम बदल करके अटल चौक हो गया है। आपको बता दें प्रभारी मंत्री आसिम अरूर ने इसका जो अनावरण किया है मूर्ति का, काफी दिन से यहाँ काम चल रहा था। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से चौराहे को चार तरफ से सजाया गया है। पहले जो नाम था आप देख सकते हैं इधर बोर्ड चल रहा है, उस पर पूरी तरीके से अटल चौक नाम से लिखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है। तमाम नेता यहाँ पहुंचे थे, तमाम हरदोई वासी यहाँ पहुंचे थे, मंत्री आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल यहाँ पहुंचे थे, रजनी तिवारी यहाँ पहुंची थी, उसके बाद जिला अध्यक्ष थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है, लोग उत्साहित थे कि कब इस प्रतिमा का अनावरण होगा और किस तरीके से इसको देख पाएंगे। आज वो पल आ गया है कि पूरी तरीके से यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।